नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में नई शराब नीति लागू होने के बाद से ही सियासत तेज हुई है, आपको बता दें। और इसी बीच सौरभ भारद्वाज ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा है, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के शराब घोटाले पर हर दिन नई सियासत चल रही है और लोगों के आपको बता दें कि होली के दिन आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार के षड्यंत्र के कारण जेल के भीतर हैं। उन्हें साजिश के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें पता चला है कि इस तरह के फास्ट टाइम अंडर ट्रायल को जेल में रखा जाता है और जबकि जेल नंबर 1 में देश के सबसे खतरनाक कैदी बंद रहते हैं। उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी अखबारों में भी नजर आती हैं। ये क्रिमिनल मानसिक रूप से बीमार होते हैं और ये छोटे से इशारे पर किसी भी हत्या को अंजाम दे सकते हैं। सौरभ ने आगे कहा कि हम बीजेपी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन क्या इस तरह की दुश्मनी राजनीति में होनी चाहिए? बीजेपी हमें दिल्ली में नहीं हरा पाई, क्या इस हार का बदला प्रधानमंत्री इस तरह से लेंगे? क्यों पूरे मामले में प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? अभी षड्यंत्र शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है। ये खतरनाक संकेत है, हम इसकी निंदा करते हैं। देश के अंदर एक तरफ होली मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगातार होली के जश्न के अंदर हर व्यक्ति जो है होली के रंग में डूबता हुआ नजर आया। मगर वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर फिर दोबारा से हमला बोला है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को अब जान का खतरा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो जेल नंबर 1 के अंदर यानी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। और 1 नंबर जेल के अंदर जिस तरीके से खूंखार बदमाश लोग जो हैं वो इस जेल में रहते हैं, उनके लिए मनीष सिसोदिया का मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज की तरफ से बिल्कुल कहा जा रहा है कि जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को नहीं रखना चाहिए था, जानबूझकर एक नंबर जेल के अंदर मनीष सिसोदिया को रखा गया है। और जिस तरीके से उसके अंदर खूंखार जो लोग हैं या फिर कहें जो बदमाश लोग हैं वो किसी के भी एक इशारे पर किसी का भी मर्डर कर सकते हैं और लगातार इसकी जानकारी जो है वो मीडिया के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं आती रहती है। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो इस मामले के अंदर सिर्फ चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और लगातार जांच एजेंसियों के नाम पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 नेता जो है वो पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, दोनों ही तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और मनीष सिसोदिया जो है वो 20 मार्च तक अब तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। 20 मार्च के बाद उनकी सुनवाई होगी और उसके अंदर क्या फैसला होगा या दोबारा से उनकी कस्टडी बढ़ाई जाएगी ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार हमला बोल रही है कि मनीष सिसोदिया की अब जान को खतरा है और इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और 1 नंबर जेल के अंदर मनीष सिसोदिया को नहीं रखना चाहिए, किसी और जेल में शिफ्ट करना चाहिए। मगर अब देखना होगा क्या जेल नंबर 1 में ही मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा या फिर जो आशंका जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया का मर्डर हो सकता है, मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है, क्या इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा बयान या फिर बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कलम जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि खूंखार कैदियों के बीच मनीष सिसोदिया को रखा गया है। देखिए निशा, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जान को खतरा लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। यहाँ तक कि सौरभ भारद्वाज ने कल जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई, संजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता की और उसके अंदर बिल्कुल दोनों की तरफ से यही कहा गया है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया है, जहां पर खूंखार जो कहते हैं बदमाश है वो रहते हैं और उनके लिए किसी का भी मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी जो है वो इसी मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को अब कहीं ना कहीं जान का खतरा है और भाजपा जो है वो अब ऐसी राजनीति पर उतर आई है कि जहां पर किसी के अभी मर्डर कराना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि झूठ
सिसोदिया जो है वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, मगर सीबीआई की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर 2 बार जो सीबीआई की तरफ से कस्टडी मांगी गई थी राउ 7 कोर्ट के अंदर, और राउ 7 कोर्ट के अंदर 2 बार कस्टडी देने के बाद भी अब 20 मार्च तक के लिए उनको तिहाड़ जेल के अंदर रहना होगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कस्टडी बढ़ाई गई है, तिहाड़ जेल के अंदर उनको रखा गया है। सुरक्षा की बात करें तो बेशक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में, मगर आता है जो अंदर एक जेल नंबर 1 के अंदर जो बदमाश है उनके लिए किसी का भी मर्डर करना बड़ी बात नहीं है। ये सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की तरफ से बिल्कुल गया है। लगातार आम आदमी पार्टी जो है इसी मुद्दे को लेकर अब भाजपा के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो इस मुद्दे के अंदर कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर चुप्पी साधे हुए हैं, और लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अब हम भाजपा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में 2 रिक्त स्थान हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में भारद्वाज और आतिशी को मंत्री नियुक्त किया जाएगा। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश के बाद सक्सेना ने कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में नियुक्त के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आतिशी और भारद्वाज के नामों की सिफारिश भेजी थी। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि 9 मार्च को शपथ लेने के बाद आतिशी और भारद्वाज 17 मार्च से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में बतौर मंत्री शामिल होंगे। आतिशी दिल्ली विधानसभा में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य भी हैं। और वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक दोनों विधायकों के पास विभागों की घोषणा नहीं की है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, उपराज्यपाल सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को आज मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं, क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल निशा जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि आज आतिशी और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद इस्तीफे के बाद दोनों मंत्रिमंडल में आज नए जगह लेंगे, क्योंकि कुछ समय बचा है दिल्ली सरकार में बजट पेश करने को लेकर। कहीं ना कहीं देखा मनीष सिसोदिया वित्त मंत्रालय भी संभालते थे, तो बजट के अब जैसे मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा देने के बाद अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह को इसका कार्यभार संभाला जाएगा। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इस्तीफे के बाद दिल्ली के अंदर काफी उछल पुछल देखने को मिली, लेकिन अब ये दोनों नए मंत्रिमंडल में दिल्ली सरकार में शामिल हो गए। शिवम, वही बात कर ली जाए, सीएम अरविंद केजरीवाल जो है ये मंत्री पद को लेकर उनके द्वारा क्या जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि मंत्रिमंडल का जो है बंटवारा हो चुका है। लगभग आज ये मंत्री पद का शपथ लेंगे और जो आने वाला वित्त विभाग है उसमें भी बजट पेश कर सकते हैं, क्योंकि हम बात कर ले सौरभ भारद्वाज की। सौरभ भारद्वाज 3 बार विधायक रह चुके हैं ग्रेटर कैलाश से। इन्होंने पहली बार जब 49 दिन की सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें भी परिवहन मंत्री के रूप में काम किया था। क्योंकि और हम साथ ही साथ बात कर लिया जाए तो सौरभ भारद्वाज ये काफी वरिष्ठ और इस समय उप मुख्य प्रवक्ता के रूप में दिल्ली सरकार के अंदर काम कर रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। क्योंकि साथ ही साथ देखा जाए कि ये काफी सुलझे और एक वरिष्ठ नेता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बार जो 2 नए चेहरे चुने हैं उन्होंने काफी वरिष्ठ चेहरे चुने हैं, लेकिन आज इनकी दिल्ली सरकार में शपथ लेंगे मंत्री पद की। शिवम, वहीं आगामी बजट सत्र में ये दोनों ही मंत्री बतौर मंत्री जो है इसमें शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का मंत्री पद को लेकर क्या कुछ कहना है?
देखिए उसको लेकर का लगातार बैठकें कर रही है अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर बैठकें कर रहे हैं। अभी विभागों का बंटवारा नहीं किया जा रहा है निशा जी, लेकिन जो हम ये देखा जा रहा है कि जो सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य विभाग का और मनीष सिसोदिया पे जो 18 विभाग थे, इन्हीं दोनों में बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि बजट शब्द भी पेश करना है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी देखना है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार का दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी का तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कितने मंत्री ये जेल भेजेंगे, हम उतने ही मंत्री अपने बनाते रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो हमारे पर विश्वास जताया है उसको लेकर काम करते रहेंगे। निशा जी, शिवम, वही बात अगर सौरभ भारद्वाज की कर ली जाए तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जो खूंखार क्रिमिनल्स हैं उनके बीच में रखा गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कल सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली बीजेपी सरकार पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि जहां पर मनीष सिसोदिया का कहना था कि उस बैरिकेड में रखा जाए, वहां पर न रखते हुए उनको बैरिकेड नंबर 1 में रखा गया जहां खूंखार अपराधी रहते हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये खूंखार अपराधी नहीं, ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर दिल्ली सरकार ऐसा बर्ताव कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार अगर ऐसा बर्ताव कर रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा उनको बैरिकेड तिहाड़ जेल के बैरिकेड नंबर 1 में रखा जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सीबीआई और ईडी जांच हुई है मनीष सिसोदिया को लेकर, लेकिन जांच साफ हो गई है, लेकिन अभी तक जो जांच की जा रही है उस पर अगर नहीं लिया जाए तो उनको बैरिकेड नंबर 1 में न रखा जाए, उनको कहीं और हटाया जाए। ये जो दुश्मनी भाव की देखी जा रही है, केंद्र सरकार ईडी लगातार उनको बैरिकेड 1 नंबर रखी है तो उनको तत्काल प्रभाव से वहां हटाया जाए। निशा जी, चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर के दौरे पर आ रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमृतसर शहर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। अमृतसर में अपने 4 घंटे के दौरे के दौरान राष्ट्रपति गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ के दर्शन करेंगी, जिसके चलते 1 से 4 बजे तक पूरे शहर की ट्रैफिक पर इसका असर रहने वाला है। 12 बजे द्रौपदी मुर्मू अमृतसर के श्री गुरुदास रामजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते 12 से 1 बजे तक अमृतसर एयरपोर्ट रूट को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। वहीं 12 से 2 बजे के बीच अमृतसर के श्री गुरुदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स रवाना होंगी, जिसके चलते एयर इंडिया ने पैसेंजर्स के लिए हिदायतें भी जारी कर दी हैं और एयर इंडिया की लंदन से के लिए जो फ्लाइट है वो 1:30 बजे और बर्मिंघम के लिए फ्लाइट 1:55 के लिए रवाना होगी। इसके चलते दोनों फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को दोपहर 12 बजे से पहले अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत दी गई है। 12 बजे के करीब राष्ट्रपति के अमृतसर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में 12 से 1 बजे तक अमृतसर के हालगेट और श्री दरबार साहिब तक का पूरा रूट बंद रखा जाएगा। इसके बाद 3 से 4 बजे तक वापसी में भी ये जो रूट रहेगा ये बंद रहने वाला है। कल राष्ट्रपति जी की जो आमद आ उन्होंने आने ते असीं कल मैं दसना चाहना कि सारे शहर वासियों कि 12 बजे तो लैके 1 बजे तक जो असीं एयरपोर्ट वाला रूट आ वो एयरपोर्ट तो लैके श्री दरबार साहब तक जो बंद रखांगे 1 घंटे वास्ते और उस तो बाद फिर दोबारा रूट चली जाऊगा। वापसी के उत्ते असीं फिर इनू दोबारा जिहड़ा आ वो करीब 3 ਤੋਂ 4 फिर इनू बंद रखांगे। उस टाइम के दौरान जिन्नियां भी कोई जिवें फायर ब्रिगेड, एंबूलेंस जां होर कोई हॉस्पिटल की गड्डी जां वैसे ही किसी मरीज़ की कोई बंदे ने किसी की कोई प्रॉब्लम हुई तो जिहड़ियां साडीआं पुलिस पार्टियां लगियां उन्होंने सारियां नूं ब्रीफ कर दिता। वो बिल्कुल उन्होंने असीं बड़े तरीके दे नाल उन्होंने असीं सारिआं नूं कढांगे। बाकी जिन्नी भी आम जी पब्लिक आ उहदे वास्ते असीं डाइवर्शनां कीतियां होईयां। मैं इहदे विच दसना चाहुंदा कि जदों असीं एयरपोर्ट तो चलदे हां तां अड्डा राजा संसी तो ही साडी डाइवर्शन हो जूगी, जिहड़े उधर राजा संसी वाली साइड तो लोग शहर दे विच एंटर होणगे। इस तो बाद अगे मीराकोट चौंक, गमटाला चौंक, बाईपास इत्थे साडीआं डाइवर्शनां लगियां होणगीਆਂ, क्योंकि मेन जिहड़ा ये रूट आ इहनूं असीं बिल्कुल क्लीयर रखना। अगे आके रंजीत एवेन्यू वाली साइड तो जिहड़ा आ इहनूं असीं शहर वाल दी मोड़िया हरतेज वाली लाइन जिहड़ी आ सारी खाली रखांगे। शहर दे विच दी आके बाकी सारा साडा शहर चलदा होगा। सिर्फ असीं अशोका चौंक तो जिहड़ा भंडारीपुर वाली साइड आ वो असीं उन्ना चਿਰ जदों उत्थों VIP चलदे ने उदों ही बंद करनी आ, बाकी रूटीन साडा चलदा रहूगा। ये सारे काम दे विच सानूं कोई मतलब अद्धे पौने घंटे का टाइम लग जाना।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ 12 ਤੋਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 12:30 ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਜਿਵੇਂ VIP ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अमनप्रीत कौर इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अमन, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अमृतसर के दौरे पर रहने वाली है, एक बार उनके दौरे को लेकर पूरी जानकारी। देखिए, वो अमृतसर हरमंदिर साहिब में, क्योंकि अगर कोई भी बाहर से आता है तो सबसे पहले जो अमृतसर ये नतमस्तक होते हैं, उसके बाद जो वो आगे का प्रोग्राम रखा गया है कि G20 होने जा रही है, उसको देखते हुए आज वो अमृतसर में पहुंच रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 11 बजे का CM को उनको न्योता दिया है, एयरपोर्ट से उनको वो जो लेंगे, उसके बाद वो पहले हरमंदिर साहिब जाएंगे, उसके बाद जलियांवाला बाग जो है उसको देखा जाएगा, वहाँ पे जो शहीदियाँ अब तक हुई हैं, जो क्या चीज़ रही है, उसके दौरान वो जरूर करेंगी CM भगवंत मान के साथ। उसके बाद वो राष्ट्रपति जो दुर्गियाना मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे और उसके बाद 4:30 बजे के करीब वो उनके वापस एयरपोर्ट के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है बड़ा अहम दौरा है जो ये उनका आज का दौरा है, और कई सारी चीजें हैं जो उन्होंने आज देखनी है, कई बातों के ऊपर चर्चा की जाएगी, तो उस नज़र से इसको देखा जा रहा है। और वो 11 बजे CM मान जो है उनको अमृतसर एयरपोर्ट से आज लेंगे। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। PM मोदी मैच देखने के लिए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर PM मोदी मैच जो है देखने के लिए जा रहे हैं, और ये तस्वीरें जहां पर वो अपने आवास से इस वक्त निकल चुके हैं। और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी कदम पूरी तनदेही के साथ करने की वचनबद्धता के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने सामान में अपनी कमाई से दिव्यांग जरूरतमंदों का 25 स्ट्राइक साइकिल बांटे और गरीब जरूरतमंद, बेसहारा और अन्य दिव्यांगजनों को हमारे समाज का एक अहम हिस्सा बताते हुए मंत्री ने लोगों से ऐसे जरूरतमंद लोगों की हर संभव ढंग से मदद करके रंगों के त्योहार होली को सही अर्थों में मनाने का न्योता दिया। मंत्री ने गैर सरकारी संगठनों को भी हर संभव तरीके से मदद करने के लिए कहा और आगे आने के लिए कहा, और इससे इन लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरे जा सकते हैं और वो समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। जोड़ा माजरा ने आगे कहा कि होली के त्यौहार का अर्थ सिर्फ एक दूसरे पर रंग डालना नहीं, बल्कि संभव साधनों के साथ जरूरतमंदों की मदद करना भी है, जिससे उनका जीवन खुशियों से भरा जा सके। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस आज वित्त वर्ष 2023-24 जो है पेश करने वाले हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि CM ने कहा कि सभी वादों को पूरा किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस बजट को लेकर लोगों को काफ़ी आशाएं इस बजट से जुड़ी हुई हैं, और इसी के साथ आपको बता दें कि ये एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट होने वाला है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए CM शिंदे ने कहा कि गुरुवार को हमारा पहला बजट पेश होगा और अपने सभी वादे हम इसमें पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि हर कोई अनुमान लगा रहा है कि बजट उनके लिए क्या मायने रखता है। मैं आपको बता दूं कि ये बजट महिलाओं और मध्यम वर्ग की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। कहा जा रहा है कि शिंदे और फडणवीस सरकार के पहले बजट में किसानों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा हो सकती है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि मुंबई में आज महाराष्ट्र का जो है बजट पेश होने वाला है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी
दें कि आज महाराष्ट्र का बजट पेश होना है और इसे लेकर लोगों को काफ़ी उम्मीदें इस बजट से लगी हुई हैं और इसी बीच सीएम शिंदे का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सभी वादों को पूरा करेंगे और ये बजट हर मध्यम वर्ग और महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाला बजट होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। ये एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट होगा। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि गुरुवार को हमारा पहला बजट पेश होगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आज महाराष्ट्र का बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ अहम इस बजट में रहने वाला है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल निशा जी, महाराष्ट्र सरकार का यह पहला बजट है। हालांकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो पसंदीदा क्राइटेरिया रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, मुंबई महाराष्ट्र का डेवलपमेंट रहा है। अब ऐसे में डेवलपमेंट को ज्यादा जोर दिया जाएगा ऐसी भावना लोग रखते हैं। लेकिन कल जब एकनाथ शिंदे ने अपना बयान दिया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है किसानों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, मुंबई के डेवलपमेंट को लेकर, तो तमाम चीजों पर फोकस किया गया है इस बजट में। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपना पहला बजट किस तरह से पेश करते हैं, कितना जो है करोड़ का बजट महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए होता है, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हमें बेटियों के लिए बहुत कुछ करना है, उनके प्रति प्यार की सोच को आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमाचल के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बेटियां अनमोल हैं और आगे उन्होंने कहा कि जिले में लिंगानुपात 1000 के मुकाबले 938 है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को बधाई दी। मुकेश अग्निहोत्री ने समूर कला में लता मंगेशकर कला केंद्र के जिला स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जागरूकता अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा और हम सभी को मिलकर बेटियों की परवरिश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और कहा कि इस बार मेरे चुनाव प्रचार में बेटी के साथ लगभग 3000 बेटियां थी। आपको बता दें कि जिन्होंने अलग अलग बातें बताई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम 10 गारंटियों को पूरा करेंगे और साथ ही कहा कि किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अफवाहों से बचकर रहें। जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमारा निजीगत दस्तावेज है, हम इसे कंप्लीट करके रहेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बेटियों को लेकर बात रखी है, क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उन्होंने कहा? जी देखिए, उन्होंने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कहा कि जो महिलाएं हैं उनके बिना जो समाज है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती और जो मिलकर ये जो बेटियां हैं यही जो है समाज को दिशा दे सकती है। और बेटियां जो है उनके प्रति जो प्यार की सोच है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और समाज में जो बेटियां हैं उनकी परवरिश के लिए जो हिमाचल की जो सरकार है वो भी आगे आई है और आगे काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जो उनका प्रसार था 3000 जो बच्चियां थी उन्होंने उनका चुनाव प्रचार किया था। तो ऐसे में उन्होंने महिलाओं को देव दर्शन कराने की भी बात कही है। हिमाचल की महिलाओं को उन्होंने कहा कि हिमाचल की जो महिलाएं उनको वो देव दर्शन जो हिमाचल की सरकार है वो करवाएगी और उसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को रूट बनाने के उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई हरिद्वार, वृंदावन, खाटू श्याम तो कोई चिंतपूर्णी या ज्वाला जी जाना चाहता है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं उनको जो कांग्रेस सरकार है वो प्रॉपर जो है देव दर्शन करवाएगी और जो हिमाचल में अभी तक जो इग्नोर करती थी जो सरकार है महिलाओं को, वो ये जो सरकार है वो बिल्कुल महिलाओं के सशक्तिकरण पर आगे बढ़कर काम करेगी और यहाँ की जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको सम्मान देने का अवसर भी प्रदान करेगी। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों ने बुधवार को जम्मू और श्रीनगर में प्रदर्शन किया। जम्मू शहर में प्रेस क्लब के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करने के लिए वो एकत्रित हुए और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को, आपको बता दें कि जमकर उनमें लाठियां बरसाईं और इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो बेहोश भी हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी APTECH लिमिटेड को विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए कथित तौर पर ठेका दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि LG प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए पेपर लीक और घोटाले केवल जम्मू कश्मीर में ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी ब्लैकलिस्टेड कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जब तक इन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठेगा। जो एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए, ताकि जो चोर हैं जिन्होंने चोरियां फिर से करी हैं, फिर से मतलब जो JKSPSI का एग्जाम फिर से हुआ वो लीक हुआ, JEE का एग्जाम हुआ वो लीक हुआ, स्टेनो का एग्जाम हुआ उसमें धांधलियां हुई, इसके कराए हुए सारे एग्जाम में जांच जरूरी है, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। ट्विंकल जी, आपने एक याचिका, मैंने कहा था कि इन्होंने फेवर किया है। जांच जो ऑनरेबल सिंगल बेंच की जजमेंट थी वहाँ ये साबित हुआ। अभी भी उसका जजमेंट जो है, जब DB में गए तो वो जजमेंट अभी फाइनल ऑर्डर के लिए रिजर्व है, लेकिन JKSSB उस ऑर्डर की चिंता न करते हुए अगला कैलेंडर निकाल देती है। क्या ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है, उसको दे दिखाने की कोशिश नहीं है कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे? इन्होंने पहला भी वैसा किया है। क्या ये सवाल JKSSB किया जाएगा? ट्विंकल जी क्या कहना चाहते हैं? बैठ रहा नहीं है, बैठ चुका है। सरकार उसको अब तक को JKSSB में डिफेंड कर रही है। सरकार के वकील कह रहे हैं ये कंपनी सही है, पहले ब्लैक लिस्ट थी। सरकार के अधिकारी JKSSB में बैठे हुए कह रहे हैं कि पहले ब्लैक लिस्ट थी, आज की डेट में नहीं है। इसमें हम जो आप बात करें बैठते क्यों हैं? बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को बार बार, कोई बच्चा जो 5 साल के लिए सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा है कि पेपर हो, ये ढकोसले मारते हैं कि हमने 20,000 नौकरी दे दी, 30,000 दे दी। 5 साल से रिक्रूटमेंट, आज भी आप देखिए एग्जाम कैलेंडर जो आया 2020 का नोटिफिकेशन है, जो कोरोना के टाइम पे नोटिफिकेशन आए थे वो उन्होंने खारिज कर दिए। इतना अगर ये झूठ कह रहे हैं सबके सामने, हम जब परीक्षा में बैठने जाते हैं, इस बार जब हम गए थे, हमने देखा एक भी कंप्यूटर में जो है एंटीवायरस नहीं था। कंप्यूटर को हम बैक एंड में एक्सेस कर पा रहे थे, इसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता था। और वही KVTGT में, KVPGT में अब तक ही पेपर करा रही थी, उसमें सॉफ्टवेयर हैक हुआ ले में। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको अहमदाबाद, जहां पर आज क्रिकेट मैच होना है और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी स्टेडियम पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी भी जो है स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने की शुरुआत जो है होती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी नजर आ रहे हैं। तो आज दोनों प्रधानमंत्री इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो है क्रिकेट मैच देखेंगे। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। रायपुर के ईडी दफ्तर में लगातार कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की जा रही है। रडार पर कुछ चुनिंदा पदाधिकारी और विधायक हैं। इन्हीं में से MLA देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय हैं। मंगलवार को दिन भर ईडी के अफसरों ने इन्हें अपने ऑफिस में बैठाए रखा। कोल स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले को लेकर कुछ सवाल विधायक देवेंद्र यादव से किए गए। ईडी दफ्तर में देवेंद्र यादव करीब 11 घंटे तक बैठे रहे।